नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आपदा प्रभावित क्षेत्र में लगातार 7वें दिन जारी राहत और बचाव कार्य। दूसरी सुरंग के जरिए लापता 35 लोगों को खोजने की कोशिशें तेज। ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील से शुरू हुआ पानी का रिसाव। मुख्य सचिव ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। संबंधित अधिकारियों को दिए सर्च अभियान जारी रखने के निर्देश। लोगों तक हर संभव सुविधा पहुंचाने के भी आदेश। केंद्र सरकार की किसान रेल संचालन योजना का जल्द उत्तराखंड के किसानों को मिलेगा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा, उत्तराखंड से भी कृषि उत्पादों को देश भर में पहुंचाएगी किसान रेल। और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन। भोजन के मेन्यू की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। रविवार को चमोली के रैणी क्षेत्र में आई आपदा के बाद से लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। तपोवन में विद्युत परियोजना की सुरंग में लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आपदा के 7वें दिन तपोवन स्थित सुरंग में बड़ी मशीन से ड्रिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपदा में लापता 206 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों को जिंदा बचाया गया था। वहीं अब भी 166 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन और रैणी में चल रहे राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तपोवन में गुमशुदा लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए राहत कार्यों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि टनल में जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 136 मीटर्स तक, तो क्योंकि मैं अंदर टनल के नहीं गई थी, मैं टनल के बाहर तक गई थी और 136 मीटर्स तक वहाँ पे एक्सकवेशन का काम हो चुका है। और ड्रिलिंग के बारे में आप एनटीपीसी के हैं, ये ज़्यादा बेहतर टेक्निकली बता पाएंगे। हमारा रैणी में भी एक्सकवेटर्स लगे हैं, वहाँ पे एक्सीएन आरडब्ल्यूडी और हमारे तहसीलदार उनको इंचार्ज बना रखा है। और वहाँ पे कल एक बॉडी भी मिली थी, उसकी पुरानी फोटो है हमारे पास उस जगह की। और जहाँ जहाँ भी हमें लग रहा है, जहाँ स्टोर था, जहाँ ऑफिस था, जहाँ आवास थे, उन जगह को पे एक्सकवेशन स्पेशली किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बॉडीज मिलने की अधिक संभावना है। साथ में कुछ परिजनों के भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, उनको भी हम लोगों ने स्पॉट पे टाई अप कराया कि वो जहाँ बताएं वहाँ पे भी हम लोग एक बार खोद कर ट्राई कर लें। इसके अतिरिक्त एक वीडियो हुआ था जिसमें कि एल शेप्ड एक बराज वाला साइड था, वहाँ पे कुछ लोग गिरते हुए देखे गए थे। तो वहाँ पे भी मशीन, क्योंकि फर्स्ट डे कुछ आर्मी के कमांडोज नीचे उतरे थे परंतु वो धंस गए थे, इसलिए अब वहाँ पे अप्रोच बनाया जा रहा है जिससे वहाँ पे भी एक्सकवेटर्स को उतार कर वहाँ पे भी रिकवरी का काम किया जा सकता है। हमारे वहाँ पे 38 लोग अभी तक डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं आउट ऑफ 206 और 2 लोग उसमें से जिंदा मिल चुके हैं। वहीं इस बीच तपोवन के पास रैणी गांव के ऊपर बनी झील के पास एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। झील की लंबाई लगभग 350 मीटर प्रतीत हो रही है। पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने जानकारी दी कि ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी इस झील से पानी का रिसाव होने लगा है, जिससे बड़ा खतरा टलता नजर आ रहा है। वहीं चमोली आपदा में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच आपदा प्रभावित इलाके से हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी ने गढ़वाल के मंडल आयुक्त रविनाथ रमन के साथ खास बातचीत की। रविनाथ रमन ने बताया कि बचाव टीमों को दूसरी सुरंग तक पहुंचाने में सफलता हासिल हुई है, जो कि मौजूदा सुरंग के ठीक नीचे है। आज भी पूरे दिन भर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तलाशी अभियान चलता रहा। आज 6वां दिन है और पूरे दिन एनडीआरएफ की टीमें लगी रही, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सफलता ये मिली थी कि मौजूदा टनल के नीचे वाली टनल तक रास्ता बना लिया गया था। अब उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए एक विशेष मशीन बुलाई गई है। उस मशीन को अंदर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो एक सुरंग के पास जाने के लिए रास्ता बनाया गया है उसे चौड़ा किया जाए, ताकि उस रास्ते के जरिए कैमरे और दूसरे ऐसे उपकरण ले जाए जाएं
जिनसे अंदर मौजूद लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल सके, अंदर का हाल मिल सके कि वहां पर क्या कितना स्लश है, कितना कीचड़ है, कितना पानी है, ताकि अगर आगे संभावना बने तो उसमें से लोगों को उतार करके टनल के ऊपरी टनल के हिस्से में पहुंचा जाए। और साथ ही साथ जो मौजूदा टनल जिसमें सफाई का काम चल रहा था, लगभग 100 मीटर से ऊपर उसके अंदर से गाद और कीचड़ निकालने का काम चल रहा था, वो काम भी लगातार चल रहा है। तो लगातार 2 फ्रंट पर काम चल रहा है। आगे जाकर के उसी टनल में डीप वाटर बन जाता है, जहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही है टीमें, ताकि उसके बाद लोगों के असली स्थिति का, उनके कहीं पर फंसे होने की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। जी, इसके साथ ही जो अलकनंदा नदी है उसके आसपास सभी क्षेत्रों में तलाशी अभियान लगातार चल रहा है। टीमें रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन कर रही है। और एक जो झील को लेकर के लोगों के मन में डर था, आशंकाएं थी, आज हमारी जो मंडलायुक्त है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। झील के आसपास के बड़े हिस्से से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। ताजा हालात पर एक रिपोर्ट। 180 मीटर इसलिए है क्योंकि 180 मीटर पे एक टी ब्रांच है, उसका ब्रांच आउट होता है, ब्रांच एडिट। उस एडिट का जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। उस 3 मीटर के एडिट से ऊपर का जो टनल है, क्योंकि हम उसके ऊपर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि हम ड्रिल करके बोर करके अंदर जा सके, तो नीचे व्यक्ति को भेजने की स्थिति है या नहीं है, क्योंकि अगर नीचे का टनल खाली है या अगर उसमें पानी है तो फिर हम किसी को भेजने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा क्या स्थिति है वो हमें देखना पड़ेगा अभी, जब तक हम कैमरा और जो इक्विपमेंट्स हैं उनको जब तक हम ना भेजें। सर, पीछे जो बैराज पर काम चल रहा था, जहां बड़ी भारी मात्रा में सिल्ट मौजूद है, वहां आपने बताया कि पानी के रास्ते को रोक करके वहां पर सर्च ऑपरेशन करने की रोका नहीं जा रहा है थोड़ा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने रैणी गांव में आई आपदा के संबंध में संबंधित विभागों और एजेंसियों को लगातार सर्च अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से जल अवरुद्ध न हो और लोगों को हर तरह की सहायता पहुंचा सके, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में उप महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने जानकारी दी कि ऋषि गंगा में रुके हुए पानी की निकासी हो रही है और अब पानी का स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। घटनास्थल पर एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, सिंचाई, वाडिया संस्थान के वैज्ञानिक और स्थानीय अधिकारी मौजूद हैं, जो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके की दूसरी खुराक आज से दी जा रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये दूसरा टीका उन लाभार्थियों को लगाया जा रहा है जिन्हें विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत के दिन 16 जनवरी को लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। बीते रोज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी थी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की 2 तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणियों के लोगों को कोविड टीका लगाने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड के 2 टीके 28 दिन के अंतराल पर लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 480 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भारत सरकार की किसान रेल संचालन योजना के संबंध में बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसान रेल संचालन योजना का लाभ जल्द ही उत्तराखंड के किसानों को भी मिलेगा। मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में जानकारी दी कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करते हुए बेहतर मार्केटिंग आधार संरचना तैयार की जाएगी। विभिन्न राज्यों में लगने वाली किसान मंडी में फल और सब्जी के परिवहन लागत में 50% सब्सिडी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रेलवे को दी जा रही है। ये राज्यों की मांग और आवश्यकता अनुसार तय की गई है। इसके माध्यम से किसानों के उत्पाद जहां से वो इन्हें पैदा करते हैं वहां से देश के किसी भी कोने में रेल के माध्यम से भेजे जाएंगे ताकि कृषक अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इसमें रेल के प्रत्येक स्टॉप पर जहां जिस स्टेशन पर आवश्यकता होगी रेल को रोका जा सकेगा। पूरे देश में कई राज्यों में किसान रेलें लगी हैं, जिसमें
किसान को उसके पेरिसेबल जो हमारे सब्जियां फल फूल हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जो सब्सिडी ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा रेलवे मंत्रालय को दी जाएगी। तो ये राज्यों की डिमांड पर लगाई जा रही है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम की आवश्यकता है। कितना वॉल्यूम है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 23 मैट्रिक टन की है, जिसके माध्यम से इस 23 टन की जिसके माध्यम से किसान के उत्पाद को देश के जिस भी कोने में उसको भेजना हो, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी स्टेशन में रुकेगी, किस पे नहीं रुकेगी। जहां का भी उत्पाद होगा वहां उसको उत्पाद को अनलोड किया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में उद्यान के क्षेत्र में सब्जी, फल और फूल का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसीलिए इस नीति से उत्तराखंड के किसान को अप्रत्याशित लाभ पहुंचेगा। इस संबंध में उत्तराखंड के मंडी सचिवों को इसकी मांग के संबंध में सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्वे से इस क्षेत्र में रेल संचालन की समय अवधि के अंतराल के निर्धारण में मदद मिलेगी। दूसरा, ये साप्ताहिक चले या महीने में 2 दिन चले या मंथली चले, इसको लेकर के भी अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। तो इसके लिए हमारे मंडी के सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने मंडी क्षेत्र के वॉल्यूम की जानकारी करें कि ये कितना वॉल्यूम हम पे वीकली है, कितना फोर्टनाइटली है, कितना हम पे मंथली है, ताकि उसके हिसाब से, क्योंकि इस ट्रेन को गवर्नमेंट की डिमांड पर चलना है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 17वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग को मध्याह्न भोजन योजना और राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के मेन्यू की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सके। उन्होंने संबंधित जनपद के जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता और क्वांटिटी के संबंध में लोगों के फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4132 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही फीडबैक के अनुरूप इसमें व्यापक सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को आपस में बेहतर समन्वय से कार्य करने और बच्चों को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समय से खाद्य सामग्री की खरीद और पर्याप्त आपूर्ति करने को कहा। चंपावत जिले की गोशनी में जलागम एकीकृत विकास परियोजना के माध्यम से महिला उज्ज्वला सहकारिता समूह द्वारा सैनिटरी पैड बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे ये पैड्स ब्रांडेड सैनिटरी पैड्स के मुकाबले ज्यादा गुणवत्ता युक्त होने के साथ ही बाजार मूल्य से काफी कम है। इन सैनिटरी पैड्स के निर्माण से जहां ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है, वहीं समूह से जुड़ी महिलाएं इस कार्य से जुड़कर अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं। परियोजना अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि इस मुहिम के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि उनकी आजीविका को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गोशनी खेती खान में हमने ग्रोथ सेंटर में लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाने के लिए एक मशीन का स्थापना करवाई है और इस मशीन की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत उनको ये सैनिटरी पैड कम कीमत पे उपलब्ध हो सके और उनमें एक अवेयरनेस का कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ये सैनिटरी पैड एक तरीके से सोशल टैबू की तरह हमारे समाज में प्रचलित है। तो इस सोच को, मानसिकता को बदलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये बात सीधे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। समूह की सदस्य और सैनिटरी पैड्स का निर्माण कर रही सुनीता बताती हैं कि समूह में 454 लोग पंजीकृत हैं, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। वर्तमान में समूह के लोग सैनिटरी पैड के साथ ही बैग, मास्क आदि बनाते हैं। कम से कम 400 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके माध्यम से ये समूह चलता है, जिसमें महिलाएं कार्य करती हैं और उनको रोजगार दिया जाता है। और इसके हमारे ये पैड मतलब लोकल में पैड ये बहुत ही अच्छे हैं। इसमें हमने डेमो भी किया था। सहायता समूह द्वारा निर्मित इन पैड्स का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में से एक ज्योत्सना का कहना है कि दूसरी बड़ी कंपनियों के मुकाबले समूह द्वारा निर्मित पैड्स बेहद सस्ते और आरामदायक हैं।
जो जलागम द्वारा हिलांस नाम से ये जो पैड आया है, हिलांस का फील नाम से, ये काफी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसकी एब्जॉर्बेंट बहुत अच्छी है। तो मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे काफी अच्छा लगा और मैं सभी लोगों से, मतलब महिलाओं से ये अनुरोध करती हूँ कि इस ब्रांड को एक बार जरूर ट्राई करें। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।